हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 और फ्रेंड्स सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, आज के टेस्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं शरद कुमार, ध्यान रखना है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथलेटिक्स, हाई जंप। ध्यान रखेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, शिशु लिंगानुपात नहीं पूछा जा रहा है, आपसे लिंगानुपात पूछा जा रहा है। और लिंगानुपात होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लिंगानुपात जो है यह बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है बिहार में तो ये 935 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिशु लिंगानुपात 935 हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो ये मुंगेर है। इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि मिशन कर्मयोगी योजना का प्रवर्तन कब किया गया, यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, ये जो मिशन कर्मयोगी योजना है, इस योजना के माध्यम से भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, उसके बाद विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील बनाना है। यानी सीधे तौर पर कहें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है। इसके लिए इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और देखिए, ये जो मिशन कर्मयोगी योजना है, इसकी शुरुआत 2 सितंबर 2020 को की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 को कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है? देखिए फ्रेंड्स, पहले जो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, सर्वोच्च खेल अवार्ड भारत में। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है और 2021 में यह 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। यह 12 खिलाड़ी कौन है, तो उंगली पर काउंट करेंगे। रवि दहिया, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत। ये देखिए, प्रमोद भगत जो हैं ये बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं। उसके बाद सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन, सुनील छेत्री, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल और मिताली राज। तो ये 12 खिलाड़ी हैं जिनको कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों ने टेस्ट स्टार्ट किया है, इसमें केवल और केवल हम लोग संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। 5वां प्रश्न पढ़िए कि पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक को यानी कि फियरलेस गवर्नेंस को लिखा है किरण बेदी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? अब देखिए, ये ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, और यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है यह कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप मिलान कर, यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है अपने वर्ष के साथ। तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था, तो देखिए ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, तो ये सुमेलित है। सुमेलित नहीं पूछा गया तो 1, 2 और 3 यानी कि ए, बी और सी जो है यह सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था। अब देखिए ये लोटा विद्रोह क्या था, तो देखिए फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों को पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा और जेल अधिकारियों के इस निर्णय से कैदी विरोध करने लगे। कैदियों की सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज़ में इतना दम था कि अंग्रेज अधिकारी भी इस बढ़ते विद्रोह से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार के में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये 4 शहर हैं, शहर का नाम आपको याद रखना है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। देखिए फ्रेंड्स भागलपुर को 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया था। उसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर को 2017 में और बिहार शरीफ को 2018 में चुना गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में छठी पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ पंचवर्षीय योजना के बाद एक इस तरह से नई शब्द जोड़ दीजिए। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जनता पार्टी की सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1978 में किया था। ठीक है, और इसका जो समय अवधि था वो 78 से 83 तक रखा गया था। इसको जो है रोलिंग प्लान भी कहा गया था। ठीक है, अब सरकार चेंज हुई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और इसको ख़त्म करके उन्होंने फ्रेश एक नया अवधि दिया 1980 से 1985। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ नई शब्द जोड़ दिया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि है। अगला प्रश्न देखिए मिलान करना है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सूची 1 और सूची 2 का मिलान करके आपको कूट से आंसर बताना है। इल्वर्ट बिल जो है फ्रेंड्स, इल्वर्ट बिल यह 1883-84 में लाया गया था और इसी विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया था लॉर्ड रिपन ने, तो ये इल्वर्ट बिल लॉर्ड रिपन से हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय अफगान युद्ध जो हुआ था यह फ्रेंड्स 1878 और 1880 के दरमियान लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है यह 1850 में डलहौजी के समय लाया गया था। उसके बाद देखिए प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है यह 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। तो फ्रेंड्स इन सबको मिला लेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 1, 3 और 4। तो देखिए 2, 1, 3 और 4 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4 सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। सेमेरू ज्वालामुखी, देखिए फ्रेंड्स घटना चक्र पूर्वालोकन को सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। उसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में सभी प्रश्न विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। और हमने इतिहास वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास कंप्लीट, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन सबको समाप्त कर दिया है। उसके बाद बिहार के भूगोल को हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी को कवर कर लिया है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो सेमेरू ज्वालामुखी है इसमें हाल ही में दिसंबर 2021 में जो है विस्फोट देखने को मिला है। यह सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान भागलपुर का कमिश्नर कौन था। इससे पहले वाले टेस्ट में यानी कि टेस्ट नंबर 1 में हमने पटना डिवीज़न के कमिश्नर के बारे में पढ़ा था कि विलियम टेलर था पटना डिवीज़न का। यहाँ पर भागलपुर का कमिश्नर पूछा गया है, तो ये जॉर्ज यूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं। तो देखिए शांति का पीस नोबेल प्राइज जो है यह दिया गया है फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दमत्री मुरातोव को, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चौफ, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, तकनीक विकसित की है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तकनीक जो है रडार के खतरों से वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बचाएगा। और फ्रेंड्स इसको विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने।
DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फ्रेंड्स इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप जरा कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन हैं? ठीक है, इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग अपमार्जक के निर्माण में होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा यानी कि वाइडली यूज्ड जो एंजाइम है वो प्रोटीज है। उसके बाद एमाइलेज का भी इस्तेमाल होता है, लाइपेज का भी इस्तेमाल जो है अपमार्जक के निर्माण में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया किसने था? तो मेंडलीव ने बनाया था। और मेंडलीव ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था। परमाणु द्रव्यमान ध्यान रखेंगे, क्लियर। और उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या मेंडली के समय 63 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के, यहाँ पर जिला शब्द हटा दीजिए, बिहार में कहाँ पर या फिर जिला अगर रहेगा तो यहाँ पर आप रोहतास शब्द जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में धुआंकुंड जलप्रपात है? तो ये रोहतास सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में ये धुआंकुंड जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे, सासाराम में है। अच्छा फ्रेंड्स, कल हमने ककोलत जलप्रपात कवर किया था। ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है। ठीक है, यहाँ पर है नवादा, यहाँ पर देखिए। चलिए ध्यान रखेंगे, ये जो धुआंकुंड है ये सासाराम में है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए तबकात ए अकबरी किसने लिखी है? तबकात ए अकबरी जो है इसको लिखा है किसने, बताइए। तो फ्रेंड्स ये अकबर के जो दरबारी थे, इनका नाम है निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, ये इतिहासकार थे अकबर के। और फ्रेंड्स इन्होंने, निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको फारसी में लिखा है, फारसी में, ध्यान रखेंगे, फारसी में इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और तबकात ए नासरी है, उसको किसने लिखा है? देखिए ऑप्शन में भी उनका नाम है, जरा आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, यानी कि गलत कथन है? ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी कथन को, एक एक करके मैं पढ़ूंगा। दांडी यात्रा के अनुयायियों में सर्वाधिक अनुयायियों की संख्या गुजरात से थी, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। इस यात्रा में नेपाल से भी एक व्यक्ति थे, महावीर नाम का इनका नामक था, महावीर नाम था इनका, ये भी शामिल हुए थे, सही है। बिहार से गिरिवरधारी चौधरी इस यात्रा में शामिल हुए थे, ये भी सही दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी, ये भी सही दिया गया। यानी कि सभी के सभी कथन सही हैं। प्रश्न में असत्य पूछा गया, तो असत्य कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिए यहाँ पर 4 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 है। उसके बाद बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 39 है। उसके बाद बिहार में 40 है। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र में 48 है। तो ये क्रम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और तमिलनाडु। तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर थोड़ा सा क्रम में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अरेंज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कालक्रम के अनुसार इन समितियों को व्यवस्थित करना है। देखिए ये सभी समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1957 में हुआ था, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। एल.एम. सिंघवी समिति का 1986 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का 1977 में हुआ था। और जीवी के राव समिति का जो है 1985 में गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्रम क्या हो जाएगा? तो क्रम इसका हो जाएगा 1 3 4 2। देखिए 1, उसके बाद आपका हो जाएगा 3, फिर 4 और फिर 2। तो 1 3 4 2 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में विश्व जल दिवस की थीम क्या था? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में थीम था वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न कर लेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो है क्या होगा बताइए। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या असर बढ़ेगा। अच्छा, जब हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर तो दाब क्या होता है, घटता है। दाब घटता है तो क्या होता है, क्वथनांक भी घट जाता है। यानी कि भोजन बनाने में पहाड़ पर कठिनाई होती है, आपने पढ़ा होगा। यानी कि पानी जो है 100 डिग्री से कम पर ही खौलने लगेगा। तो यानी कि ऊंचाई बढ़ रही है तो दाब घट रहा है, दाब घट रहा है तो क्वथनांक भी घट रहा है। यानी कि दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा का हृदयघात से निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यशपाल शर्मा जी थे, ये 1983 में जो भारतीय टीम विजेता रही थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उस टीम के ये हिस्सा थे। तो यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न आज का प्रश्न आपके लिए है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बता दीजिए।